नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़। पीसीओडी और पीसीओएस, अर्ली एज इनफर्टिलिटी और इरेगुलर पीरियड्स, ये ऐसे तमाम शब्द हैं जो आजकल की युवा लड़कियों की डिक्शनरी में जुड़ गए हैं। आज हर 3 में से एक लड़की को इनमें से कोई ना कोई बीमारी या दिक्कत ज़रूर होती है और फिर यही आगे जाकर अर्ली एज इनफर्टिलिटी का भी कारण बनती है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है डॉक्टर आस्था जी को, जो कि पिछले 12 सालों से गायनोकोलॉजी की प्रैक्टिस कर रही हैं और अभी फिलहाल मैक्स हॉस्पिटल में एज अ प्रिंसिपल कंसल्टेंट और यूनिट हेड के तौर पर काम कर रही हैं। डॉक्टर आस्था, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस प्रोग्राम में। Thank you so much, Anjali. Thank you, Yuva Bharat team, for addressing such an important issue and for inviting me here. डॉक्टर आस्था, जैसे कि अभी मैंने 2-3 जो हैं वर्ड्स यूज़ किए अभी, जैसे पीसीओएस बोला, पीसीओडी बोला, अर्ली एज इनफर्टिलिटी बोला, तो ये ऐसे आजकल शब्द हैं जो आजकल हर लड़की के मुंह से सुनने को मिल जाते हैं। तो मेरा जो सवाल है, जो सबसे पहला सवाल होगा वो ये होगा कि जो ये पीसीओडी या पीसीओएस है, ये क्या है एक्चुअली में और क्या डिफरेंस है इन दोनों में? Thank you, Anjali. It's a very relevant topic in today's context. PCOS, PCOD आजकल मोस्ट कॉमन एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर बन गए। इनफैक्ट ये एक एपिडेमिक की तरह हो चुके हैं। हमने पीछे कितने एपिडेमिक्स देखे, आजकल हम इन यंग बच्चों में PCOS एक एपिडेमिक की तरह देख रहे हैं। PCOS बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। आज हमारा लाइफस्टाइल बहुत बदल चुका है। आज हमारी लाइफ में स्ट्रेस है, आज हमारी लाइफ में लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, आज जंक फूड का सेवन ज़्यादा है। इन सब चीज़ों की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से गर्ल्स के, टीनेज गर्ल्स में या फीमेल्स में मेल हार्मोन्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं कंपेयर टू फीमेल हार्मोन्स, एंड दीज हार्मोन्स टेक अप प्ले, जो हमारा मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी और ओवरी के बीच में हार्मोनल इम्बैलेंस कराता है एंड इट लीड्स टू पीसीओएस। सो डॉक्टर आस्था, आपने अभी एक वर्ड यूज़ किया, हार्मोनल डिसबैलेंस और इम्बैलेंस। तो एक्चुअली में ये मतलब है क्या ये हार्मोन इम्बैलेंस? इतना ज़्यादा सुनने को मिलता है आजकल हार्मोन इम्बैलेंस, बट ये है क्या? मतलब कौन से हार्मोन्स ऐसे हैं जो लड़कियों के अंदर ज़्यादा हो गए हैं या फिर नहीं होने चाहिए, और इस चीज़ का पता कैसे लगाया जा सकता है? हार्मोनल इम्बैलेंस से मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर मेल हार्मोन्स और फीमेल हार्मोन्स दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं और दोनों ही एक डेफिनेट रेशियो में रहते हैं, जिससे कि हमारी साइकिल्स रेगुलर होती हैं, हमें टाइमली गर्ल्स को प्यूबर्टी आती है, पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स की एक साइक्लिसिटी मेंटेन्ड होती है। बट अगर ये हार्मोनल डिसबैलेंस हो, मतलब मेल हार्मोन्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगे, जिसे हम बोलते हैं हाइपर एंड्रोजिनेमिया। अलग अलग फॉर्म के मेल हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन है, फ्री टेस्टोस्टेरोन है, DHE है, बहुत सारे हार्मोन्स हैं। बट और प्लस कुछ फीमेल हार्मोन्स FSH है, LH है, इनका डिसबैलेंस हो जाता है एंड ये मेल हार्मोन्स हाइपर एंड्रोजिनेमिया की तरफ जाने लगते हैं, एंड्रोजन की मात्रा बढ़ने लगती है शरीर में। तो जैसे अभी डॉक्टर आस्था, हमने पहले भी एक वर्ड यूज़ किए थे, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, अभी आपने थोड़ा डिफाइन भी किया हम लोगों को। तो इन दोनों में ही हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, बट इन दोनों में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है? मतलब अगर हम देखें, बहुत ही बारीकी से समझना चाहें, तो कभी कोई लड़की कहती है कि मुझे पीसीओडी है, कोई लड़की बोलती है कि मुझे पीसीओएस है। तो अगर मैं बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में ये समझाना चाहूँ किसी लड़की को कि भाई पीसीओडी और पीसीओएस में क्या डिफरेंस है, तो आप कैसे बताएंगी? जी, मैं अगर आपको बताऊं तो अक्सर ही, इनफैक्ट रोज़ ही कुछ बच्चे ओपीडी में आते हैं मेरे, कहते हैं कि डॉक्टर मुझे पीसीओडी है। तो मुझे उनसे पूछना पड़ता है, बेटा आपको सिम्टम क्या है? तो वो अक्सर कहते हैं हमने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड क्यों कराया? क्योंकि कुछ पेट में दर्द था या कुछ था और उसमें पीसीओडी आ गया। तो पीसीओडी बेसिकली इट्स अ स्पेक्ट्रम है, वो केवल पीसीओडी नहीं है, इट इज़ एक्चुअली पीसीओएस। ये पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है जो हम बस एक अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे नहीं डायग्नोज करते हैं, उसमें और भी होते हैं। क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, पेशेंट का हिस्ट्री होती है, उनकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, उनमें और भी चीज़ें होती हैं, उनमें फेस पे अनचाहे बाल होंगे, बहुत सारे एक्ने यानी पिंपल्स हो सकते हैं, हेयर लॉस हो सकता है, ये सब कुछ होता है। तो इट इज़ अ टोटल स्पेक्ट्रम पूरा, और ये आगे चल के भी हर फेज ऑफ लाइफ में कुछ ना कुछ इसका इम्प्लीकेशन है, इसलिए हम इसे पीसीओएस ही कहते हैं। अच्छा, चलिए, जैसे अभी हमने बात की पीसीओएस
सिम्टम्स क्या क्या होते हैं कि ज़्यादा हेयर ग्रोथ वगैरह जो भी आपने अभी बताया, बट इसको डायग्नोज, जैसे अभी आपने कहा कि कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता लगानी पड़ती हैं, तो एक्चुअल में अगर किसी को ये जानना हो कि उसको पीसीओडी या पीसीओएस है या नहीं, तो वो कैसे डायग्नोज आप लोग करते हैं, क्या टेस्ट वगैरह आप करते हैं उसके लिए? सबसे पहले तो हम पेशेंट से उनकी हिस्ट्री पूछते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले हमें जानना है कि पेशेंट्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कैसे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल अक्सर ही पीसीओएस में इरेगुलर होते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें बहुत जल्दी जल्दी पीरियड्स आते हैं, या फिर बहुत दिन पे 35 डेज पे, 40 डेज पे, 45 डेज पे। इनफैक्ट लेस देन 8 साइकिल्स पर ईयर कैन पॉइंट टुवर्ड्स इरेगुलर पीरियड्स। एक नंबर 1 इरेगुलर पीरियड्स होता है। दूसरा, उसके अलावा कुछ और फीचर्स होंगे, जैसा मैंने कहा कि चेहरे पे कुछ अनचाहे बाल हो सकते हैं, कुछ जिसे हम हिर्सुटिज्म कहते हैं अपने साइंस की लैंग्वेज में। एक्ने बहुत ज़्यादा होते हैं। पिंपल्स, बच्चे अक्सर परेशान होते हैं फेस में इतना पिंपल्स हो रहे हैं। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होने लगता है उनका थोड़ा थोड़ा। वेट गेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर इन दिस। वेट गेन होने लगता है। इस वजह से एक ये चीज़, इन क्लिनिकल फीचर्स के साथ पेशेंट्स आते हैं। फिर हम उनके कुछ बेसिक अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमें दिखती हैं ओवरीज उनकी थोड़ी बड़ी हो गई हैं, उनमें बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स या सिस्ट दिखने लगते हैं। और उसके अलावा फिर हम उनके कुछ हार्मोनल टेस्ट कराते हैं जो हर डॉक्टर कराएंगे, एंड बेस्ड अपॉन दीज 3 फीचर्स कि अगर उन्हें साइंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन एक्सेस के साइन, जिसे हाइपर एंड्रोजिनेमिया कहते हैं, वो हैं, या अल्ट्रासाउंड में ओवरीज में सिस्ट दिख रहे हैं, इनके बेसिस पे फिर हम अपना डायग्नोसिस बनाते हैं। जैसे अभी डॉक्टर आस्था आपने बोला कि जो इसका नाम भी है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट जो होते हैं वो आपके ओवरी में दिखाई देते हैं इन अल्ट्रासाउंड। तो मैंने ऐसा भी बहुत सारे केसेस या बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं जिसमें बच्चे जो हैं या लड़कियां जो हैं यंग एज में वो बहुत घबरा जाती हैं। जैसे उन्होंने अगर आज अपना अल्ट्रासाउंड कराया और उनके कुछ सिस्ट या फॉलिकल जो भी उसमें आते हैं वो 10 आए हैं, और नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड में उनके 20 आ जाते हैं, या किसी के 30 आ जाते हैं, या उससे भी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। तो क्या ये परेशानी का कारण है, या फिर ये ज़्यादा सीरियस होती जाती है सिचुएशन, या फिर इसको कैसे लिया जाए, क्या या नॉर्मल है ये? एग्जैक्टली, थैंक यू अंजलि, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा मैंने कहा कि अक्सर ही ओपीडी में बच्चे आते हैं उनकी मम्मियों के साथ, माँ भी परेशान, बच्चे भी परेशान कि अल्ट्रासाउंड में जी पीसीओडी आ गए हैं, बहुत सारे सिस्ट आ गए। बेसिकली होता क्या है, ओवरी में वैसे भी कुछ फॉलिकल्स होते हैं, और एक नॉर्मल फीमेल में हर साइकिल में एक फॉलिकल ग्रो करता है। उसमें से 12 to 14 डे के आसपास एक एग रिलीज होता है जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं, एंड उसके बाद फिर उसकी फर्दर साइकिल चलती है। पीसीओएस में क्या होता है, ओवरीज में बहुत सारे छोटे 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 फॉलिकल्स होते हैं। जैसे आपने कहा कि पहले 10 थे, अभी 20 हैं। अभी जो हम कहते हैं 12 से 20 फॉलिकल अगर हैं ऐसे छोटे छोटे, पर ये फॉलिकल होते तो बहुत सारे हैं, बट इनमें से कोई भी एक ढंग से मैच्योर होकर के ढंग से ओव्यूलेशन नहीं कराता है। इसी ओव्यूलेशन नहीं होने की वजह से उन्हें इतनी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है। शुरू में स्कैंटी पीरियड्स या काफ़ी दिन चढ़ के पीरियड्स आते हैं, बाद में कभी कभी 2-2 महीने 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आते हैं। ओके, सो बेसिकली जो ये सिस्ट हैं या जो ये फॉलिकल्स हैं, यही मेन कारण है ये इरेगुलर पीरियड्स के या डीले पीरियड्स के। हाँ जी, एनओव्यूलेशन जो होता है, जो एक ढंग से एक फॉलिकल मैच्योर होकर के ओव्यूलेशन नहीं कर रहा है, ये एक मेन कारण होता है। और ये क्यों है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रखा है। और हार्मोनल इम्बैलेंस का रीज़न स्ट्रेस, वेट गेन, लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं। अच्छा, तो डॉक्टर आस्था जैसे अभी आपने बताया कि जो सिस्ट है या फिर जो भी ये फॉलिकल हैं, ये क्या करते हैं कि आपकी पीरियड्स को डिले कर देते हैं या आपके ओव्यूलेशन को डिले कर देते हैं, जिससे इरेगुलरिटी बढ़ती है। तो क्या आगे जाकर ये इनफर्टिलिटी का भी कारण बनते हैं? पीसीओएस जो है वो इनफर्टिलिटी का भी कारण बनता है? एग्जैक्टली, वेरी वेल एड्रेस्ड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आजकल हम इतनी इनफर्टिलिटी देख रहे हैं, आजकल यंग एज पे लोगों को इनफर्टिलिटी है। इसका एक पीसीओएस एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है इस इनफर्टिलिटी का। इनफैक्ट पीसीओएस फीमेल्स में 20 to 30% से भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनफर्टिलिटी होगी। इनफर्टिलिटी का रीज़न फिर से वही है, क्योंकि इनमें ओव्यूलेशन ठीक से नहीं हो रहा है।
फॉलिकल्स हैं तो बहुत सारे, बट जो एक एग को मैच्योर होना चाहिए, एक एग को समय से रिलीज होना चाहिए, वो चीज़ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस बढ़ रहा है। और क्या यही कारण है डॉक्टर आस्था की जो अर्ली एज इनफर्टिलिटी, जो बहुत ही ज़्यादा आम तौर पर शब्द यूज़ किया जाता है कि एक बहुत ही अर्ली एज में इनफर्टिलिटी का सामना लड़कियों को करना पड़ रहा है, तो क्या ये पीसीओएस जो है वो इसका कारण भी है, और अगर है तो वो क्यों? एग्जैक्टली, पीसीओएस है एक रीज़न जो कि इनफर्टिलिटी कराता है। इट्स वेरी कॉमन रीज़न फॉर इनफर्टिलिटी। इसलिए ही आजकल कितने लोगों को इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इट ब्रिंग्स अलॉन्ग विद इट्स मेंटल स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, इनफैक्ट आईवीएफ तक भी जाना पड़ता है लोगों को। पीसीओएस होने का जो मेन कारण है, जो इनफर्टिलिटी और पीसीओएस होने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है, वो है लाइफस्टाइल। इसलिए आजकल हम इसे लाइफस्टाइल डिजीज़ ही कह सकते हैं। आजकल हमारा लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आ गए। नंबर 1 स्ट्रेस है, दूसरा हमारा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, तीसरा add on it we indulge so much into junk food, processed food, packed food, जिसकी वजह से एंड बिल्कुल एक्सरसाइज अब बहुत ही कम हो गई है, जिसकी वजह से वेट गेन होता है। वेट गेन लीड्स टू हार्मोनल इम्बैलेंस एंड दिस हार्मोनल इम्बैलेंस लीड्स टू इरेगुलर पीरियड्स, इनफर्टिलिटी और भी सारी दिक्कतें। सो अभी डॉक्टर आस्था आपने बहुत सारी हमें जो है रीजंस बताए कि जिनकी वजह से हमें पीसीओएस हो सकता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि जैसे आपने बोला लाइफस्टाइल हैबिट, और आपने ये भी बताया कि वेट गेन, तो ऐसे कौन कौन से मेन लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं जो अवॉइड करने चाहिए जिसकी वजह से आपको पीसीओएस हो ही ना, आप प्रिवेंट कर सकें इस बीमारी को या फिर इस दिक्कत को, जो भी आप इसको कहते हैं? सबसे पहले तो वेट गेन नहीं होना चाहिए। वेट गेन नहीं होने के लिए 2 चीज़ों का खास ख्याल रखना है। नंबर 1 फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी शुड बी ब्रिस्क। ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा सा हल्का सा चल लिया हमने तो हमें लगा हमारी फिजिकल एक्टिविटी हो चुकी है। एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे या 150 मिनट्स पर वीक। 150 मिनट्स पर वीक भी अगर हम देखें 5 डेज अ वीक में अगर हम, तो 30 मिनट्स पर डे आती है। तो अगर हम ब्रिस्क वॉकिंग या हैवी फिजिकल कुछ भी एरोबिक्स जिसमें हमारे फैट बर्न आउट होते हैं वो करते हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो लाइफस्टाइल में हम ला सकते हैं। दूसरा, जो हम आजकल इतना सारा जंक फूड में इंडल्ज कर रहे हैं, बच्चे पैक्ड फूड्स खाते हैं, पिज़्ज़ा हैं, बर्गर हैं, ऐसी चीज़ें जिसका प्रोसेस्ड फूड और पैक्ड फूड का इंटेक बढ़ चुका है, ये एक रीज़न है, इनको कट शॉर्ट करना है। तीसरा, स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न। स्ट्रेस में हम अक्सर ही बिंज ईटिंग भी करते हैं एंड स्ट्रेस एनीवेज हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस कराता है। एंड 4th मोस्ट कॉमन रीज़न, अभी ऑफ लेट मैंने देखा है, मेरे पास कपल्स आते हैं पीसीओएस और इनफर्टिलिटी के साथ, जब भी उनसे पूछो तो वो बताते हैं हमारी तो नाइट शिफ्ट्स होती है, तो स्लीप पैटर्न पूरा डिस्टर्ब्ड है, लोग रात में ठीक से नहीं सोते हैं, हम या तो काम कर रहे होते हैं या तो फिर हम अपने फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे, या वैसे भी हमारी हैबिट हो चुकी है दैट वी गेट अप लेट इन द नाइट, सुबह देर से उठ रहे हैं, तो स्लीप पैटर्न पूरा डिस्टर्ब्ड है। बिल्कुल, और जैसे लाइफस्टाइल हैबिट में आपने कहा कि वेट गेन जो है वो एक इशू है और साथ में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा इशू है, बट मैंने ये भी नोटिस किया है कि स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा होती हैं लड़कियां तो उनको पीसीओएस हो जाता है, और जैसे ही उनको पीसीओएस होता है उनको और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो इतने ज़्यादा स्ट्रेस में अगर वो हैं तो वो पीसीओएस ठीक कैसे होगा? क्या तरीका है कि वो अपने स्ट्रेस को कम कर सके? क्योंकि अगर हम देखें तो लाइफस्टाइल हैबिट्स में वेट गेन या फिर जो स्लीप पैटर्न्स आपने बताए या जो स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस जो है वो मेन रीज़न है इन सभी में से। क्योंकि जब आपको स्ट्रेस होता है तो आप जंक फूड खाते हो, जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपके स्लीप पैटर्न्स बिगड़ जाते हैं, आप रात को लेट सोते हैं या सुबह फिर लेट उठते हैं, तो ये सारा कुछ जो है बेसिकली जुड़ा हुआ है आपके जो है स्ट्रेस से। तो ये जो स्ट्रेस है इसको कैसे मैनेज करें जिससे हमारा पीसीओएस ठीक हो जाए? एग्जैक्टली, ये एक साइकिल सी है। वेट गेन हुआ, हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, स्ट्रेस हुआ, उसमें और इंसुलिन रेजिस्टेंस एक शब्द होता है, वेट गेन से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, फिर वो फर्दर वेट गेन कराता है, तो ये एक साइकिल सी चलती है। अब इसमें हम इस साइकिल को कहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं? हम इसमें सबसे पहले ब्रेक करने का तरीका है वेट को कंट्रोल करना। अगर हम बहुत फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करते हैं और वेट को कम करने की कोशिश करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करें, जंक फूड अवॉइड करें, एरोबिक्स हैं, जुम्बा है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं, तो डेफिनेटली वो हार्मोनल इम्बैलेंस भी कम होता है। एंड जब हम फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, खुद को हाइड्रेटेड रखते हैं, वी डोंट ईट जंक फूड, तो डेफिनेटली हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम होता है।
ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस आजकल बहुत कॉमन है, बट कहीं ना कहीं तो इसे तोड़ना पड़ेगा टू ब्रेक दिस साइकिल। एक आपने बहुत ही अच्छा मतलब वर्ड यूज किया, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये क्या होता है, इसको कैसे समझेंगे हम, और ये क्या कैसे ये रीजन है पीसीओएस होने का, या पीसीओएस की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है? इसको भी प्लीज आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाइए। एक्चुअली अब इंडिया को हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहने लगे हैं। डायबिटीज इतना ज़्यादा बढ़ गया है इंडिया में कि बहुत ही कॉमन, हर फैमिली में पीपल आर अफेक्टेड विद डायबिटीज़। एंड पीसीओएस एक प्री डायबिटिक कंडीशन भी है। ओके। पीसीओएस में वेट गेन एंड हार्मोनल डिसबैलेंस दोनों को दोनों इंसुलिन रेजिस्टेंस कराते हैं। मतलब जो बॉडी में इंसुलिन शुगर कंट्रोल का काम करता है, उससे हमारी बॉडी रेजिस्टेंट होने लगती है, जिसकी वजह से अक्सर हम देखते हैं लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस मार्क्स, ब्लैकनिंग ओवर द बैक ऑफ द नेक, ये सारी चीज़ें भी मिलने लगी हैं। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस फिर सारे शुगर्स को बढ़वाता है, डायबिटीज़ की तरफ लेके जाता है। तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द sequel of PCOS, and it in itself also it leads to diabetes and PCOS. एंड जैसे मैंने ये भी सुना है, जैसे इंसुलिन जो है एक हार्मोन है, और वो जब वो बढ़ता है तो बढ़ने के साथ साथ वो क्या करता है कि वो एक सिग्नल देता है माइंड को कि आपको मेल हार्मोन्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करना। आई एम राइट, आई एम ऑन अ राइट ट्रैक? डेफिनेटली तो वो मेल हार्मोन्स को जो है ट्रिगर करता है कि ज़्यादा मेल हार्मोन्स जो है वो रिलीज हो हमारी बॉडी से, जिसकी वजह से हमको फिर पीसीओएस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बेसिकली हमारा एक मास्टर ग्लैंड होता है पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी गिव्स सिग्नल टू ओवरीज, ओवरीज से फिर हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। एंड जैसे जैसे ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, उसमें फिर रेजिस्टेंस और डेवलप होना शुरू होता है, एंड मेल हार्मोन्स ज़्यादा बढ़ने लगते हैं कंपेयर टू फीमेल हार्मोन्स, जिसे हम कहते हैं हाइपर एंड्रोजिनेमिया। और ये हाइपर एंड्रोजिनेमिया ही सारा के सारे सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस के पीछे वन ऑफ द मेन रीजंस है। ठीक है, अब एक जो सवाल है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये है कि हमने ये तो जान लिया कि पीसीओडी या पीसीओएस क्या है, या फिर उसके कारण क्या हैं, या फिर आप उसे ठीक कैसे कर सकते हैं बाय डूइंग स्ट्रेस मैनेजमेंट और चेंजिंग द लाइफस्टाइल हैबिट्स। ये सब आप करके अपनी पीसीओएस को कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। बट अगर किसी को पीसीओएस है तो क्या इन चीज़ों को करने से, लाइफस्टाइल हैबिट्स को ठीक करने से, स्ट्रेस मैनेजमेंट करने से ये क्यूरेबल है, या फिर बस इसको मैनेज किया जा सकता है? अगर आपको एक बार पीसीओएस हो गया तो मतलब हो गया, या फिर हम उसे इन फ्यूचर पूरी तरह से ठीक भी कर सकते हैं? ऐसा जब जब हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आएंगे तो जिसकी टेंडेंसी है उनमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस और वेट गेन्स होंगे। पर हाँ, अगर हम थोड़ा सा कुछ हार्मोन ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ आपको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, विटामिन डी, मायोइनोस्टॉल्स, दैट योर गायनोकोलॉजिस्ट विल गिव यू। उसके बाद से फिर जब ये हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाता है, एंड वंस यू लूज योर वेट, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस सही रहता है। पर इफ़ यू हैव योर टेंडेंसी तो फिर आगे चल के दोबारा वेट गेन होगा, एंड इट कैन डेफिनेटली रिकर। और पीसीओएस जैसे हमने बात करी कि प्रेगनेंसी में भी होने में दिक्कत कराता है, इनफर्टिलिटी कराता है, प्लस अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो इट अफेक्ट्स, इट हैज़ इट्स ओन सीक्वल इन प्रेगनेंसी ऑल्सो। जिससे प्रेगनेंसी में शुगर बढ़ने की समस्या हो सकती है, प्रेगनेंसी लॉसेस के पीछे भी इसका रीज़न होता है, और भी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। शुगर बढ़ती है तो बच्चे का वज़न ज़्यादा होना, ये सारी दिक्कतें कराता है। और अगर पीसीओएस है एंड अगर हम इसे मॉडिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो इनफैक्ट आगे चल के भी हमारे लाइफ पे इट हैज़ सम सीक्वल। ये हमारे आगे चल के भी डायबिटीज़ कराना, इनफैक्ट यूट्रस का, जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया और एंडोमेट्रियल कैंसर, उसका भी वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स है ये। ओके, सो यानी कि हम इसको मेडिसिन्स और अपना लाइफस्टाइल चेंज करके कुछ हद तक इसको हम जो इसकी टेंडेंसी है उसको कम किया जा सकता है। और एक सवाल ये भी इसके साथ जुड़ जाता है कि जो हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में इशू आता है, तो क्या जिसको पीसीओएस है वो प्रेग्नेंट हो सकता है? बहुत ही सीधा सवाल कि सबके जो भी लेडीज़ हैं उनके दिमाग में आता होगा, स्पेशली जो यंग गर्ल्स हैं, उनके पेरेंट्स बहुत परेशान होते होंगे इस चीज़ को लेके जब पीसीओएस और या पीसीओडी उनके दिमाग में आता है कि भाई हमारी बच्ची को ये हो गया है, तो क्या आगे जाकर उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड इशू होने वाले हैं? तो क्या सच में मतलब बिल्कुल उनके लिए मुश्किल है प्रेग्नेंट होना, या फिर देयर आर चांसेस? नहीं, बिल्कुल चांसेस हैं। जैसा मैंने कहा, पीसीओएस अब एक एपिडेमिक बन चुका है ऑलमोस्ट, बट ऐसा तो नहीं है, प्रेग्नेंट तो सभी हो रहे हैं। तो डेफिनेटली पीसीओएस में थोड़ा चैलेंज आता है प्रेगनेंसी में, बट अगेन अगर आप अपने उस वक्त हार्मोनल बैलेंसेस को, जो कि काफ़ी हद तक आपके हाथ में है, उनको हम मेंटेन करते हैं
तो डॉक्टर्स के पास जाएं आप, वो आपके एग्स को मॉनिटर कर लेते हैं, अल्ट्रासाउंड द्वारा मॉनिटर कर लेते हैं, वो आपको दवाइयाँ भी दे सकते हैं जिससे आपकी एग्स की ग्रोथ बढ़ जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि अपने आप जिस साइकिल में आपके हार्मोन्स ठीक होंगे आप कंसीव कर जाते हैं। कितने बार ऐसा होता है लोगों को पता ही नहीं चलता और वो कंसीव भी कर जाते हैं। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है और इस बात को लेके बहुत स्ट्रेस लेना है, क्योंकि आप स्ट्रेस लोगे तो अगेन इट विल अगेन अफेक्ट योर हार्मोन्स। तो स्ट्रेस नहीं लेना है। आजकल हमारी मेडिकल साइंस वैसे भी बहुत एडवांस है एंड वी हैव ट्रीटमेंट फॉर एवरीथिंग, सो डोंट वरी, मीट योर डॉक्टर, हर चीज़ का सोल्यूशन है। बिल्कुल, हर चीज़ का सोल्यूशन है और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि एक तो पीसीओएस होने का रीज़न स्ट्रेस है और उसके होने के बाद आप जब और ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो आप अपनी कंडीशन को और भी ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। जी डॉक्टर आस्था। स्ट्रेस नहीं लेना है, फिजिकल एक्टिविटी करना है, जंक फूड अवॉइड करना है, हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। जैसा मैं बोलूँगी, जैसे आपके नानी, जैसे आपकी मम्मियाँ जैसे अपने लाइफ में रहती थी, बस वैसे रहना है। बच्चों को खेलना है, भागना है, दौड़ना है, यानी कि पूरी फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी फिजिकल एक्टिविटी में। और अपने स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए, बातें शेयर कीजिए, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। योगा है, एरोबिक्स बिल्कुल है, बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं। जी, फिजिकल एक्टिविटी भी एक्चुअली आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करती है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस जहाँ से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जो एक बेसिक प्रॉब्लम है पीसीओएस का वो स्ट्रेस ही है। सो थैंक यू डॉक्टर आस्था। थैंक यू सो मच। हेल्प इज अवेलेबल एवरीवेयर, सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू आर फेसिंग ये, साथ साथ में पीसीओएस एक चीज़ और कहना चाहूँगी, लोगों को मेंटली भी बहुत परेशान करता है। तो दे हैव साइकोसोशल इश्यूज, उनको डिप्रेशन होता है, उनको एंजाइटी होती है। सो डोंट बी डिप्रेस्ड, हेल्प इज अवेलेबल एवरीवेयर। यू गो एंड टॉक टू योर डॉक्टर, यू गो एंड टॉक टू योर फ्रेंड्स, दे विल गाइड यू। उन्होंने किसी ना किसी से बात करी होगी। यू गो एंड टॉक टू योर colleagues, parents, friends, तो it's available everywhere and we have got treatment for everything. यस बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर आस्था, आज आपने इतने सारे जटिल जो विषय थे हमारे पीसीओएस, पीसीओडी और भी बहुत सारे जो थे, उनको आपने बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में जो है समझाया। और थैंक यू सो मच। आज जितनी भी लड़कियां हैं उनके बहुत सारे सवालों के जवाब उन्हें मिले होंगे। थैंक यू सो मच आज आने के लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। यंग भारत for inviting me here and thank you for addressing such an important issue. धन्यवाद डॉक्टर आस्था, आपने आज हमें पीसीओएस और इनफर्टिलिटी जैसे जटिल विषयों को बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में समझाया। मुझे उम्मीद है कि जो भी आज इस वीडियो को देखेगा उसके कई सारे सवालों के जवाब उन्हें आज ज़रूर मिल गए होंगे। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर आस्था।